जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज 1 को ये सेट 1 है जो बिहार दरोगा मेंस के एकदम आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न पर हूबहू आपका बनाया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पर आप लोग सबसे पहले आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दें और जो भी आप लोग का डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये खान सर का वीकली टेस्ट नंबर 1 है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि अभिकथन एक कह रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। कारण स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन गलत है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ये सही है। और स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखिए कि इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और चौथा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पादपों में परिवहन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ असत्य बताना है, यानी गलत ऑप्शन चूज करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ये सही है। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है, इसलिए इससे रिलेटेड करके याद रखिएगा कि जाइलम जल और खनिज को पौधों में पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा एटीपी के उपयोग से पूरा होता है, ये भी सही है। और असत्य कथन बताना था कि जाइलम में जल की गति का मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब है, वाष्पोत्सर्जन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। लार एमिलेज, एसीएल, पीतरस और लाइपेज दिया हुआ है, बताइए कौन सा इसका सही सुमेलित होगा। तो लार एमिलेज आपका मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित करता है। एसीएल अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक हो। पीतरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना यानी इमल्सीकरण करता है। और लाइपेज
इमलीकृत वसा का पाचन करना, यानी 2, 1, 4, 3। इस राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण के चरणों का सही क्रम कौन सा है? इसमें आपको चरण बताना है कि अमीबा में पोषण का पहला चरण और उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे करके बताना है। तो देखिए दोस्तों कि खाद्य रिक्तिका का निर्माण, फिर कुटपाद द्वारा भोजन को घेरना, अपच पदार्थों की कोशिका सतह से बाहर निष्कासन, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन और कोशिका द्रव में विसरण। तो सबसे पहले एक होगा कि खाद्य, सबसे पहले ऑप्शन बी होगा कि कुटपाद द्वारा भोजन को घेरना। पहले भोजन को घेरेगा, उसके बाद होगा खाद्य रिक्तिका का निर्माण, उसके बाद जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में विघटन और कोशिका द्रव में विसरण, उसके बाद अपच पदार्थ का कोशिका सतह से बाहर, यानी 2, 1, 4, 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और विचार देखिए क्या है, सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। कालाजार के रोगाणु लेशमीनिया में द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन एक निर्धारित तल से होता है, ये सही है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं, ये भी सही है। स्पाइरोगोइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह प्रक्रम खंडन कहलाता है, ये भी सही है। राइजोपोज में जनन मुकुलन द्वारा होता है, देखिए ये गलत है और सही चूज करना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है, न कि राइजोपोज में होता है। स्पाइरोगोइरा में आपका खंडन विधि से होता है और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से होता है, और कालाजार के रोगाणु लेशमीनिया में द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जनन होता है। और ये सभी अलैंगिक जनन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन सत्य चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। आइए पढ़ते हैं कि एक कह रहा है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था। दूसरा कह रहा है कि F2 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे लंबे थे, बौनापन का रक्षण पूरी तरह समाप्त हो गया था। और तीसरा कह रहा है कि लंबाई एक प्रभावी लक्षण है, जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 सही है। F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लंबे पौधे थे और कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सही है। और टी लंबाई का प्रभावी लक्षण है, जबकि टी बौनापन का अप्रभावी लक्षण है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कि लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, इस प्रक्रिया का सही क्रम का चयन करें। लक्षण कैसे व्यतीत होता है, इस प्रक्रिया का आपको चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले जीन होगा, उसके बाद प्रोटीन होगा, उसके बाद हार्मोन, तब उसके बाद लक्षण है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही चूज करना है कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया के कथन सही है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि ZNO एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन है, C एक अपचयन यानी रिड्यूसन हो रहा है,
ZNO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है। ZNO और C दोनों का उपचयन हो रहा है। तो सही कथन चूज करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ZNO का उपचयन और C का अपचयन हो रहा है। इंग्लिश भी आप लोग याद रखिएगा कि उपचयन का ऑक्सीडेशन और अपचयन का रिड्यूशन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन वाला है कि कथन का है ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कारण है कि यद्यपि उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वे जल में अनाकृत होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जैसे कि आप लोग बिहार दरोगा प्री का एग्ज़ाम दिए होंगे तो कुछ इसी तरह पैटर्न पर आया हुआ था। उसी को देखते हुए आपको बिहार दरोगा मेंस का भी जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसमें उसी पैटर्न पर सेट बनाया गया है। तो दोस्तों हम आपका खान सर का टोटल टेस्ट सीरीज, ज्ञान बिंदु का टोटल टेस्ट सीरीज, एडिटोरिया प्रकाशन का टेस्ट सीरीज, कौटिल्य जीएस का टेस्ट सीरीज का टोटल वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रियाओं के संबंध में असत्य कथन चुनना है, यानी कौन सा कथन गलत होगा। आइए देखते हैं कि सल्फाइड अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन यानी रोस्टिंग कहलाता है, ये सही है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना निष्पादन यानी कैल्किनेशन कहलाता है, सही है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, ये गलत है, यानी असत्य चूज करना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अशुद्ध धातु के एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर का रहा है कि कथन कार्बन के यौगिक के गलनांक एवं कथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। कारण कह रहा है कि कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं जो प्रश्न का आंसर आ रहा है उसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक आयनिक के तुलना में काफ़ी कम होते हैं, और कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल दुर्बल होते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण के संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सही है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, सही है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह पीछे होता है, ये भी सही है।
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जबकि इसका r बराबर 2f होता है, न कि f/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कथन कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। और कारण देखिए क्या कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि यह उस परिपथ से गुजरने वाली धारा के मान को अधिक परिवर्तित न करें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, यानी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विभवांतर को आपको समानांतर क्रम में। और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि उस परिपथ से गुजरने वाली धारा का मान अधिक परिवर्तित न करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 16 नंबर MRI आपने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों कि हमारे शरीर के तंत्रिका आवेग के गमन से एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन होते हैं। सही है। और हृदय और मस्तिष्क शरीर के दो मुख्य अंग हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष के निर्माण में विघटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या है। आपको इंद्रधनुष में घटनाओं का सही क्रम में सजाना है। तो देखिए पहले अपवर्तन होता है, फिर विक्षेपण, फिर पूरा आंतरिक परिवर्तन, फिर अपवर्तन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र के समंजन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पक्षमाभि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। ये सही है। निकट की वस्तुएं देखने पर पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ती है, लेंस की वक्रता घटती है और फोकस दूरी घट जाती है। ये भी सही है। एक स्वस्थ युवा नेत्र का समंजन क्षमता का परिसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ये भी सही है, यानी तीनों आपका सही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तीनों सही है। अगला देखिए 19 नंबर कथन कह रहा है कि मिश्र धातुएं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि तापमान युक्तियों में किया जाता है। कारण देखिए कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनके अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन हो जाता है। बताइए कौन सही है, कौन गलत है और कौन इसकी व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी मिश्र धातु का उपयोग इस्त्री, टोस्टर आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20 नंबर की पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य यानी सही, कौन सा कथन है बताना है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। सही है।
बगीचा और खेत प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं, ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तीसरा कारक अपमार्जक डिकम्पोजर्स जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। रेखा है और किस देश के ये सीमा रेखा है उसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित यानी कौन सा गलत है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मेजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, सही है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत नहीं बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले था यह भारत और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान सही है। 38 समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, जबकि आपका 49वीं समानांतर अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 17वीं समानांतर उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की भारत की झीलों को संबंधित राज्यों से मिलान करना है। झील है और उनका नया नाम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो श्याम इसका नया नाम थाईलैंड होगा। फार्मोसा इसका नया नाम ताइवान होगा। मेसोपोटामिया ये इराक होगा और बर्मा म्यांमार होगा। यानी 3 1 4 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण कह रहा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। कौन सा कुट सही उत्तर चुनना है, बताइए कौन सा सही है आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सही है, जबकि जैव तत्व उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला देखिए 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म को सही सुमेलित करना है कि सही सुमेलित कौन सही सुमेलित है। तो टिक जम्मू कश्मीर, सुंदरी पश्चिम बंगाल ये सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी होगा। बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। आपका सुंदरी वन पश्चिमी बंगाल के गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर पाए जाते हैं, जिसे मैंग्रोव प्रजाति यानी मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। टीक यानी सागवान ये आपका मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देवदार मध्य प्रदेश नहीं बल्कि ये शंकुधारी हिमालय वृक्ष है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कूट से सही उत्तर है। कह रहा है कि हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, सही है। देखिए यहाँ नहीं लिखा गया है, नदी होगा। मैथन बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पे, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी सही सुमेलित है। उकाई जलिया से ताप्ती नदी सही है। मेजा बांध कोठारी नदी सही है। कोल्लूर झील ये गोदावरी नदी पर नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल्लूर झील आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ेगा और ये कृष्णा नदी के पश्चिमी तट पर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही उत्तर चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 29 नंबर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन किस लेवल का सेट किया गया है। क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। बताइए कि भारतीय नगरों यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, उसके बाद कम वर्षा यानी घटते क्रम में सजाना है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से पहले हो जाएगा आपका कोची, तब कलकत्ता, तब पटना, तब दिल्ली। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम यानी मेघालय में होता है और सबसे कम आपका लेह लद्दाख में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूछ रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1960 में। विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो 17 नवंबर 1960 को प्रधानमंत्री उस टाइम का जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 नंबर की। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, इस पर विचार करें। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका है कोयला से संबंधित है और ये आपका लोहा से संबंधित है, तो इन दोनों में कोई रिलेटेड नहीं बैठ रहा है, इसलिए सही व्याख्या नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। कालाहांडी, जावर की खान, कुलार की खान, मुसबानी की खान, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कालाहांडी आपका बॉक्साइट से संबंधित है। जावर की खान जास्ता और सीसा यानी ज से जावर और ज से जास्ता। कोलार की खान आपने केजीएफ सुना होगा, सोने से संबंधित है। और मोसा बानी के खान तांबा से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि थारू लोग कौन से त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिवाली को, क्योंकि दिवाली के दिन उन्होंने अपने पूर्वज को याद करते हैं,
ये खुशी के बजाय शोक पर्व के यानी मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का क्रम बताना है आप लोग को दोस्तों। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और तब धौलागिरी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साइड, यानी पूरब से पश्चिम बताना है इस साइड से। तो सबसे पहले सिक्किम में आपका कंचनजंगा, उसके बाद नेपाल में एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैथ से रिलेटेड है। मैथ आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, जो क्लॉक से है, घड़ी से। इसका हम आंसर बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है, भिन्न बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथ आप लोग बना लीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39 नंबर भी आपका मैथ से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चालीस नंबर भी आपका मैथ से ही है। तो मैथ आपका कम से कम 10 पूछेगा और रीजनिंग भी 10 पूछेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43, 44 भी मैथ से ही है, तो हम इसका उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन डी होगा 1500 और 44 का ऑप्शन ई होगा 9 वर्ष। 45 भी आपका मैथ से है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर दोस्तों, जो पॉलिटी से है। तो आइए इसको देखते हैं हम। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है। नहीं बताना कि क्या उपेक्षित नहीं है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार देता है, सही है। लोकतंत्र देश का ध्येय और अपने नागरिकों का कल्याण होता है, सही है। सरकार को चुनने का अधिकार जनता का होता है, सही है। लोकतंत्र देश की दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये गलत है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, मौलिक अधिकार से संबंधित है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बताइए कौन सा इसका मौलिक अधिकार से उल्लंघन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम मजदूरी न देना आपका मौलिक अधिकार से उल्लंघन है। अगला देखिए क्वेश्चन 48 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कौन सा सही नहीं है बताना है। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये गलत है। आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। देखिए गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, सही है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, सही नहीं बताना था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि
कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, सही है। लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, गलत है, बल्कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद में आपका सभी आते हैं, पीएम, सीएम, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 51 नंबर की सही कथन चुनना है, किस कौन सा कथन सही है। लोकसभा में राष्ट्रपति 4 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब यह प्रावधान भी हट गया है, यानी ये गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है, नहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 11 नहीं बल्कि 12 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 52 नंबर की राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान हुई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही होगा अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी, यानी राज्यसभा को 249 के तहत विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपको सही है बताना है कि राज्यसभा विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बना सकती है, सही है। राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये तो बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 44वां संविधान संशोधन, और उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में असत्य यानी गलत कथन को चुनना है। बताइए इसमें कौन सा गलत कथन है चुनाव के बारे में दिया गया है। पूछ रहा है कि बिहार के कुल मतदाता प्रतिशत 67.13% रहा, सही है। महिलाओं का मतदाता प्रतिशत 71.78% रहा, सही है। बिहार पुरुषों की मतदाता प्रतिशत 62.98% रहा, सही है। पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ, नहीं दोस्तों ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि असत्य चुनना था। सबसे मतदाता आपका बेगूसराय जिला में हुआ, और ग्रामीण जिला में कहे तो कटिहार और किशनगंज में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
पुस्तक और लेखक को बारे में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, माई बियॉन्ड लाइफ के लेखक है अमिताभ कुमार। स्पीकिंग विथ नेचर के लेखक है रामचंद्र गुहा। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के लेखक है अरविंद पनगड़िया। और बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक है मणिक कोटवाल। यानी 2, 1, 4, 3 यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? बताइए, ये हाल ही फिलहाल में हुआ है कि उस हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सालिमा टेटे। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, एआई तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सही विकल्प को चयन करना है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो पाली को दिया गया है, प्राकृत को दिया गया है, बंगाली को और असमिया को। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, जबकि उड़िया को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 61 नंबर, जलप्रपात और जिला से संबंधित हैं, कौन सा बताइएगा मिलान सही होगा? सोनभद्र आपका कहाँ पर है? तो सोनभद्र जलप्रपात नवादा में है। तिलहार कुंड आपका कैमूर जिला में है। तुतला प्रपात, तुतला भवानी आप लोग नाम सुने होंगे, सासाराम में है। और हाथीदह ये मुंगेर में है। यानी 4, 3, 2, 1 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असत्य कथन को पहचान करना है कि कौन सा कथन गलत है। बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, यही गलत है क्योंकि 8 नहीं 5 जिले बनाते हैं। जबकि बिहार के साथ 5 नहीं 7 जिले बनाते हैं। रोहतास जिले की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से लगती है, सही है। पटना का स्थानीय समय मानक समय से 45 मिनट अंतर है, सही है। कटिहार की सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है, भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर कह रहा है, गलत युग्म का चयन करना है कि कौन सा गलत है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार न्यूज रश्मि रथी के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। सर्चलाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बताइए कौन सा गलत युग्म था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रश्मि रथी के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर है। और बाकी सब सही है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार न्यूज सही है। सर्चलाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु सही है। अगला देखिए क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस दिन
शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 फरवरी, ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में किन्हें भोजपुरी के जनक कवि के रूप में जाना जाता है? यानी भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपका भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपका सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य विकल्प का चयन करना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्री और अप्रसार जागरूकता दिवस 10 मार्च, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। बताइए कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाकी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई सही है। 70 नंबर का ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि परमवीर चक्र से सम्मानित कौन से भारतीय वायुसेना है? इसका राइट आंसर होगा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सोखो। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के समय सदस्य के रूप में संयुक्त चार्टर पर किन्हें हस्ताक्षर किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी मुदलियार, यानी यूएन की स्थापना 1945 के समय संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर रामास्वामी मुदलियार ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ए होगा 19। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन भी देखिए रीजनिंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका बता देते हैं, आप लोग व्याख्या सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 75 नंबर देखिए रीजनिंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पति। 76 नंबर क्वेश्चन भी आपका संबंधित है रीजनिंग से ही। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 देखिए रीजनिंग से ही संबंधित है, बना लीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि लास्ट में कुल कितना नंबर आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 78 नंबर भी रीजनिंग से है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 का ऑप्शन ए होगा। 81 का देखिए 81 का ऑप्शन बी होगा। 82 देखिए
82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 83 देखिए, आप लोग इसका ज़रूर सोल्यूशन कर लीजिएगा। 83 का ऑप्शन ए होगा 15। 84 में आइए देखते हैं यहाँ से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग और घोड़े के नियमित सैनिक प्रयोग से भली भांति परिचित थे। गलत है। धौलावीरा में जल संचयन के लिए एक विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले। सही है। लोथल जो एक गोदीवाड़ा था, वर्तमान राजस्थान में के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गलत है। राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात में, यानी इसका राइट आंसर केवल 2 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929 को। उस टाइम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संगमकालीन किस राजवंश की राजकीय चिन्ह धनुष था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चेर का। चेर का आपका केरल के मालाबार तट और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में स्थित है। चेल आपका चोल का प्रतीक हो जाएगा बाघ और पांडे का प्रतीक होगा मछली। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रारंभिक आंदोलन का सही क्रम क्या है। यानी क्रम आपको सजाना है कि कौन सा बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले चंपारण हो जाएगा आपका, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण आपका 1917, अहमदाबाद 18, खेड़ा भी 18। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के संदर्भ में विचार करें। कितने युग्म सही है आपको बताना है। आइए पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को एक वंशानुगत अधिकार के रूप में स्थापित किया। बताइए सही है या गलत है। तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने और सैनिक के विस्तृत विवरण हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। तो गलत है। गयासुद्दीन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक अलग विभाग कृषि का स्थापना की। गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि केवल एक सही है। एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संस्थापक और आंदोलन से संबंधित है, मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, आपका दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। तो बताइए इस हिसाब से कौन सा होगा। तो यानी बी, ए, डी और सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची को मिलान करना है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो क्रांति से पूछा गया है। गौरवपूर्ण क्रांति आपका किस वर्ष हुआ था। तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1779 और रूसी क्रांति यानी ब्लेस्वी क्रांति 1917। यानी 3, 4, 1, 2 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा होने के वजह से हम
पूर्ण व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग व्याख्या चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो से हम इसका संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। देखिए 51 नंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए। गलत कौन सा है, आपको बताना है कि गलत कथन कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा विकसित किया गया था। रैयतवाड़ी को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा विकसित किया गया था, सही है। इसमें सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी, सही है। किसान भूमि के स्वामी थे और भूमि बेच सकते थे, सही है। यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू थी, ये गलत है। यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में नहीं बल्कि आपका बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त थी और यह रैयतवाड़ी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अकबर। देखिए शिक्षा आयोग अधिनियम संबंधित है और वर्ष कौन सा किस वर्ष आया था। तो वुड स्पैच आपका वुड डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में, सैडलर कमीशन 1917 में और वार्धा योजना 1937 में। यानी सेम टू सेम मिलान है। वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर कमीशन 1882 में, सैडलर कमीशन 1917 में और वार्धा योजना 1937 में। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ABCD। अगला देखिए दोस्तों 94 नंबर और 6 क्वेश्चन रह गया है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है कि गुप्तकालीन शब्दावली है और उससे सम्मिलित वर्ड है। देखिए दोस्तों कि महासंधि विग्राहक क्या होगा। तो युद्ध और शांति का मंत्री था। महादंडनायक आपके न्यायाधीश और पुलिस विभाग का प्रावधान था। ध्रुवाधिकरण ये आपका भू राजस्व वसूली का विभाग था और महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, QRSP। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारण विकास था। बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब पंचवर्षीय योजना हटाकर नया नाम लाया गया है, उसका क्या है। तो उसका नया नाम नीति आयोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। उसके बाद नीति आयोग इसके स्थान पर एक आ गया। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है। इस कथन का सही कारण क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा कि लोगों की आवश्यकता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समकों के स्रोत है। द्वितीय समकों के स्रोत आपका कथन है कूट। देखिए सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये सभी ही द्वितीय समकों के स्रोत है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 98 नंबर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन असत्य है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, सही है।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों। सभी फर्म स्वरूप वस्तुएं बनाती है, ये भी सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता अलग अलग मूल्य लेने वाले, ये गलत है। यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 देखिए कि संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन, नौकरी की सुरक्षा मिलती है। कथन भी कह रहा है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को यह सुविधाएं नहीं मिलती है। बताइए कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों इस सेट का, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की तकनीक पारंपरिक क्षेत्र से अधिक उन्नत होती है। कथन भी कह रहा है कि पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ए सही है परंतु बी गलत है। तो इस तरह हम लोग देखें बिहार दरोगा मेंस का वीकली टेस्ट नंबर 1 खान सर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए